शुरुआत करते हैं सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक सीरीज चलाई है जो लगभग सिविल सर्विस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट किया। देन हमने उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की, जीडीपी जीएनपी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और लास्ट वाला जो क्लास था उसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है जो रमेश सिंह में चैप्टर 5 के नाम से मेंशन है और वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन जिसे हम हिंदी में कहें, नियोजन प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जब हम डेवलपमेंट या विकास के बारे में बात करें। और अगर हम विकास को अलग भी हटा दें तो भी प्लानिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में और इंडिविजुअल के साथ साथ ओवरऑल वो जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहता है अपने जीवन को उसमें, क्योंकि प्लानिंग से ही सारी चीजें बनती। प्लानिंग हर जगह यूज हो रहा है, फैमिली प्लानिंग से लेके हाउस प्लानिंग वो कर रहा है, अपने स्टडी या एजुकेशन को जो प्लान कर रहा है, ये सारा एस्पेक्ट किसके अधीन आता है? प्लानिंग के अधीन आता है। एक डेफिनेशन प्लानिंग को लेकर पुट फॉरवर्ड की गई, जिस पहले मैं आपको डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करके आगे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग को एक्सप्लेन किया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द कॉन्शियस coordinated effort by the state to mobilize resources in direct economic activity towards social desirable growth, that is growth, equity, stability, self-reliance through a short and medium term program and long term strategy। अगर सवाल पूछा जाए कि आप ये प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग वाली टर्मिनोलॉजी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो उसका आंसर हो सकता है ये डेफिनेशन जो आपको कहां दी गई, आपके बुकिश या लैंग्वेज के आधार पे मिलती है, जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया आपके समझने के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि एक ये शिकायत थी कि नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो नोट्स के लिए हमने इस चीजों को इंक्लूड किया जिससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा चीजों को नोट डाउन करना, समझना। सो व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग सेज? So economic planning is a conscious coordinated effort by the state to mobilize resources and direct economic activity towards the social desirable goal through short-term and medium-term program and long-term strategy। हिंदी में से पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि आर्थिक नियोजन राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने और आर्थिक गतिविधियों को सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्यों, वेदर इट बी विकास, समानता, स्थिरता, आत्मनिर्भरता की ओर निर्देशित करने के लिए अल्पकालीन, मध्यम अवधि कार्यक्रमों और दीर्घकालीन रणनीति के माध्यम से किए जाने के वाला सचेत और संविनीय प्रयास के रूप में जाना जाता है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफिनेशन जो है डिफाइन किया जाता है, उसे परिभाषित किया जाता है। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो प्लानिंग का मतलब क्या है? तो प्लानिंग का मतलब ये कि पहले जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेना। जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उन संसाधनों का अधिकतम जो उपयोग है वो हो जाना, वही आपका प्लानिंग कहलाता है। ये रिक्वायर्ड होता है। अब मैं अगर इकोनॉमिक सेंस को अलग भी हटा दूं और आप अगर घर बना रहे हैं और घर के बनाने से पहले आपके पास कोई प्लॉट वगैरह अवेलेबल है, तो इस प्लॉट पे अगर आप प्लान करके बना रहे हैं तो आप बड़ा अच्छा घर बना लेंगे। आपने एक सिस्टम देखा होगा गांव और शहरों के जो घर है उनके अंदर, गांव के जो घर होते हैं वो बड़े प्लॉट पर बने होते हैं, वो बिगाज में बने होते हैं, कई बड़ी जगह उसके अंदर इकट्ठी करके रखी जाती है। शहरों के घर जो होते हैं वो प्लॉट में बनते हैं, 20-30, 20-50, 30-50 के मकान बनाए जाते हैं। पर फिर भी शहरों के जो मकान बनते हैं वो काफी ऑर्गेनाइज बनते हैं, काफी अच्छी जगह स्पेस उनमें होती है, प्रॉपर किचन उस एरिया उसमें दिया होता है, प्रॉपर सिटिंग एरिया, डाइनिंग हॉल उसमें मिलता है, प्रॉपर बेडरूम्स मिलते हैं। पर जब बात यही गांव में कर ली जाए तो क्या होते हैं, मकान भले बड़े हो जाते हैं पर कभी भी वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लानिंग नहीं होती। आवश्यकता के आधार पर कुछ न कुछ चीजें हम कंस्ट्रक्ट करते गए, कुछ न कुछ चीजें हम बनाते गए और उस बनाने के कारण वो घर तो बना लिया पर उसमें घर बसाने जैसी स्थिति जो है वो नहीं बन पाती। तो ये कंडीशन है, तो ये क्या कहलाती है? ये फेलियर ऑफ प्लानिंग कहलाती है कि आप क्या नहीं कर पाए। आप जब चीजें आगे बढ़ाने गए तो भैया आपने प्लान को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, ये घर बनाने को लेकर नहीं, ये एजुकेशन को लेकर भी कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप अपने पास जो समय अवेलेबल है उस समय का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये वहां भी काम में आता है। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग में नेशनल प्लानिंग में भी कंसर्न्स निकल कर आते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्लानिंग का है, जब भारत में मेट्रो का स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट मेट्रो हमने कोलकाता में इंस्टॉल की। अगली जो मेट्रो ट्रेन लगाई गई वो दिल्ली में इंस्टॉल की गई और उसे नाम दिया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन।
ये अलग अलग फेजेस में काम कर रही थी और इसका जो सबसे पहला फेज लॉन्च किया गया तो वो फर्स्ट फेज जो है वो फेल हो गया। किस वाले तौर पर? प्लानिंग के तौर पर पहला जो फेज था उसको हम क्या मानते हैं? एक फेलियर मानते हैं। सवाल पूछा जाता है कि क्या लोग नहीं आए? नहीं, लोग आए। क्या ट्रेन चल नहीं पाई? ट्रेन भी चली। क्या प्रॉफिट नहीं कमा पाई? प्रॉफिट भी कमाया। फिर फेल कैसे हो गई? तो फेल इसलिए हो गई कि ये जो ट्रेन लॉन्च की गई तो मेट्रो ट्रेन में एक्चुअली हर 2 मिनट में ब्रेक होता है, 4 से 5 कोचेज होते हैं। तो हर 2 मिनट में ब्रेक के कारण या 5 मिनट में ब्रेक के कारण इसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टॉयलेट वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो जो भी टॉयलेट की व्यवस्था होनी थी वो कहाँ होनी थी? स्टेशन पे होनी थी। पर जब पहला प्लान बनाया गया वो स्टेशन पे टॉयलेट्स बनाना भूल गए। तो अब ये हुआ कि उस पूरे प्रोग्राम में टॉयलेट अवेलेबल नहीं, जबकि ये तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होनी चाहिए थी और आप वो मिस कर गए। तो आपको पूरी चीजों में चेंज करना पड़ा। तो इसे प्लानिंग का क्या कहते हैं? फेलियर कहते हैं। तो यही चीज कही जाती है कि जब आप कोई भी डिसीजन ले तो आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस आधार पर हो सकता है, सबसे पहले इस बात को निर्धारित करें। क्योंकि अगर आप इस चीज को निर्धारित कर पाते हैं तभी आप अपने वांछित लक्ष्य जो है, आपके डिजायरेबल गोल, जो आप विकास चाहते हो, समानता चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, आत्मनिर्भरता चाहते हो, उन सबको अचीव कर पाएंगे। एक मैं फाइन एग्जांपल आपको समझाता हूं कि किस तरह से हमारे यहाँ चीजें जो है वो बदली प्लानिंग को लेकर। जब 2014 में एक सरकार हम लोगों ने देखी, मोदी सरकार जब आई, सो मोदी गवर्नमेंट ने कुछ परिवर्तन जो है अमूलचूल वो किए। सबसे पहले वो एक जो प्रोग्राम लेकर आई, जिस प्रोग्राम को कहा गया जन धन अकाउंट या जन धन योजना। अब ये जो जन धन योजना आई, इस जन धन योजना के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में किया गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में 0 बैलेंस पर अकाउंट ओपन करवाए गए। कई सारे अकाउंट, करोड़ों अकाउंट इसमें ओपन हुए। और इस अकाउंट ओपनिंग के बाद में एक योजना एक और लाई गई जिसे कहा गया डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। अभी जो डीमोनेटाइजेशन आया इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो भी करेंसी नोट बाजार में चल रहे थे उन्हें हमने बंद कर दिया, नए नोट लेकर आ गए। सवाल उठता है कि क्या डिमोनेटाइजेशन से पहले अगर ये जनधन योजना नहीं लाई जाती, अगर करोड़ों अकाउंट उसमें ओपन नहीं किए जाते, तो क्या ये डिमोनेटाइजेशन की योजना जिस तरह से क्रियान्वित हो पाई वो हो पाती? नहीं। तो ये न होने के कारण, तो ये आपकी प्लानिंग बताती है कि आपको लगा कि आप कोई बड़ा काम करने वाले, उससे पहले आपने क्या कर लिया, उसकी पहले से रूपरेखा तैयार कर दी। ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो इसी तरह से प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो प्लानिंग के आधार पर अगर बात की जाए तो कहते हैं कि ये नियोजन इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और अगर आप इस पे नहीं जाते तो आपका फेलियर होना तय हो जाता है। और ऐसा नहीं कि हमने खाली सक्सेस जो है वो अचीव की है प्लानिंग के तहत, हम कई बार चीजों में फेल हो गए, हम सही से उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं थी। सो प्लानिंग प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन व्हाट, इन द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सवाल उठता है कि ये जो आइडिया प्लानिंग का इकोनॉमिक, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो हर कॉन्सेप्ट में चलता है, पर ऐसी क्या आवश्यकता लगे कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में इकोनॉमी में प्लानिंग को इंक्लूड करना पड़ा। अगर उस कॉन्सेप्ट को समझे तो इसका बेसिक डेफिनेशन वो निकल कर आता है कि हम क्या चाहते थे कि प्लानिंग इज व्हाट, अ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट, द चूजिंग मीन्स टू अचीव देम ओवर अ टाइम होरिजन। It goes beyond ad hoc policy making to systematic resource allocation। जो भी मैंने बात की आपसे कि क्या है प्लानिंग, तो प्लानिंग है आपके पास उपलब्ध संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग और टाइम बाउंड रिजल्ट लाना। तो नियोजन यही कहता है। नियोजन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निर्धारित करना, एक निश्चित समयावधि में उसे प्राप्त करने के साधन चुनना और तदर्थ नीति निर्माण में आगे बढ़कर व्यवस्थित संसाधनों का आवंटन तक कर जाना। यह आपका प्लानिंग का सिस्टम कहता है। ये कहता है कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्लानिंग का मतलब होता है स्टेट लीड प्रायोरिटीज, अर्ली एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर विद द गोल ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। भारत के संदर्भ में अगर प्लानिंग या नियोजन को समझा जाए तो हमने राज्य प्रधान प्राथमिकताओं पर फोकस किया। जैसे शुरुआत में हमने प्लानिंग में ही तो लिया कि हम भारी उद्योगों पर फोकस करेंगे, हम सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनके उपक्रमों को बनाएंगे, और वैसे हम तीव्र विकास जो है, सामाजिक न्याय, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम सोशल जस्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये प्लानिंग की शुरुआत या अर्ली स्टार्ट के रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से प्लानिंग को हमें क्या देते हैं, डेफिनेशन जो है वो देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कैसे इसका समय के साथ स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसके इवोल्यूशन के आधार पर, इसके ओरिजिन के आधार पर
प्लानिंग की बात हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र से की जा रही। जब चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र की रचना की तो उसमें भी उन्होंने योजनागत निवेश के बारे में, पूंजीगत जो पार्ट है उसके बारे में बात की। परंतु इकोनॉमिक प्लानिंग को इकोनॉमी में अलग अलग राज्यों में स्थापना के आधार पर हम इसको दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम जब प्लानिंग की बात करें तो एक पूछा जा सकता है कि जो रीजनल लेवल पर प्लानिंग स्टार्ट हुई वो कहाँ हुई, मतलब जो क्षेत्रीय लेवल है, क्षेत्रीय स्तर, वहां पर योजना की शुरुआत कैसे हुई। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल लेवल जो है, राष्ट्रीय स्तर, उस राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग या योजना की शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं रीजनल, क्षेत्रीय स्तर पर योजना की शुरुआत या इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करूं तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस या एग्जाम्पल हमें यूएसए से निकल कर आता है, जहां यूएसए में 1960-1970s में 1916-1917 के बीच के में वहां की टीवीए, ट्रांसवी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से वहां पर टीडीए नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ट्रांसवी करके एक शहर वहां होता है। उस शहर में उन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई आगामी साल के लिए, और एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लान बनाया कि आने वाले 5 सालों में हमारे पास जितना पैसा रखा है, जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको किसको तरह से उपयोग करने वाले। तो ये सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? ट्रांसवी वैली अथॉरिटी, जो कहां से आता है? यूएसए से 1916-1918। पर ये क्षेत्रीय रीजनल लेवल पर था, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था। परंतु जब बात ये की जाती है कि नेशनल लेवल पर योजना की शुरुआत कब से हुई, तो उसका एविडेंस आपको या उसका एग्जाम्पल आपको सबसे पहले मिलता है यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। सोवियत संघ जिसने 1928 में सबसे पहले क्या किया? प्लानिंग पर एम्फसाइज किया और आने वाले सालों के लिए प्लान्ड अप्रोच में 5 ईयर प्लान जो है उसको प्रिपेयर किया कि किस तरह से वो आने वाले 5 सालों में डेवलपमेंट के गोल को अचीव करेंगे। और उसी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के साथ वो आगे बढ़ने लगे। तो अगर कभी कोई ये सवाल पूछ ले आपसे कि प्लानिंग की शुरुआत कहां से मानी गई, तो रीजनल लेवल पे एग्जांपल आपको कहां से मिलता है? यूएसए से। और नेशनल लेवल से कहीं एग्जांपल मिलता है तो कहां से मिलता है? यूएसएसआर से। तो इस तरह से अलग अलग जगह से आपको प्लानिंग जो है वो प्लानिंग की तरफ आगे डिफाइन किया गया। अब इंडिया के अगर बारे में बात करें तो इंडिया जो एक कॉलोनियल रूल में था, 90s का जो दशक आया, 20s 30 का, उस समय हम इंडिपेंडेंस के पीछे भाग रहे थे, आज़ादी के पीछे भाग रहे, तो हमको ये लगने लगा था कि जल्दी हम आज़ाद हो जाएंगे। हम कॉलोनियल रूल में थे। कॉलोनियल रूल में एक आइडिया चलता था जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म, मतलब हम कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के तहत जी रहे थे। और उस कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी से हम पूंजीवादिता कहते हैं, उसके अंदर रह के हमें लगा कि पूंजीवादिता कभी भी समाज में कोई भला नहीं कर सकती, ये हमेशा पैसा निचोड़ने की एक मशीन के रूप में काम करती है। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें एक ऐसा संस्थान चाहिए जो अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय को स्थापित कर सके, सोशल जस्टिस को स्थापित कर सके। और जब हम इंडिया में बैठे बैठे हमने दूर नजर घुमाई तो हमें वो चीज कहां देखने को मिली? यूएसएसआर में देखने को मिली, सोवियत संघ में देखने को मिली। और हमने सोवियत संघ से उसी कॉन्सेप्ट को बोरो किया और हमारे यहाँ भी प्लानिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुए। हमारी इकोनॉमी को हमने प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में क्या किया? बनाया, उसे डाइवर्ट किया। अगर मैं इकोनॉमी के आधार पर यह समझूं कि भारत ने इस चीज को क्यों अडॉप्ट किया, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द प्लानिंग इन द पार्ट, तो उस तरह को आप क्या समझ सकते हो? उसको आप इस आधार पे दे सकते हो कि एक तो उस समय की नीड, आवश्यकता थी। भारत की स्थिति जो थी वो बड़ी खराब थी, देश बड़ा था, विषमताएं अलग थी, ठीक है, रिसोर्सेस हमारे पास बहुत मिनिमम थे। तो हम उन सूक्ष्म रिसोर्सेस को क्या करना चाहते थे? ऑप्टिमाइज यूज करना चाहते, मैक्सिमम यूज करना चाहते। तो क्या मेन एडॉप्टिव प्लानिंग का अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए कि क्या रहा, तो उसे आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसे आप टर्म कर सकते हैं दैट लेगेसी ऑफ कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, नीड फॉर द डायरेक्शनल इन्वेस्टमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये औपनिवेशिक, अल्प विकास, गरीबी और असमानता की जो विरासत हमें मिली, उस विरासत ने हमें लीड किया किसके लिए? निर्देशित निवेश और पुनर्वितरण की आवश्यकता के लिए। मतलब समय के साथ जो हम बिल्कुल गरीब की स्थिति में नहीं पहुंच गए, अब लगा कि नहीं यार, अब जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता हमारे यहाँ डेवलप हुई। सवाल एक और पॉइंट निकल के आता है, डिजायर टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एंश्योर सेल्फ रिलायंस। औद्योगिकीकरण में तेजी लाने,
क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की इच्छा के साथ में हमें ये लगा कि हमारे देश में भी प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो होना चाहिए। Planning was also seen as tool to coordinate scarce resources and mobilize capital for development. नियोजन को दुर्लभ संसाधनों के समन्वय और विकास के लिए पूंजी जुटाने के एक साधन के रूप में देखा गया। और जब ये, क्योंकि भारत में पैसा तो था, अमीर तो थे लोग, राजघरानाओं के पास पैसा था, बड़े बड़े सेठ जमींदारों के पास पैसा था, परंतु वो कॉन्सेंट्रेटेड था, वो बाहर नहीं था। जब उसको बाहर लाने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और वो प्रॉपर प्लानिंग का काम किसमें किया गया, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट था, इस इकोनॉमिक प्लानिंग वाले कॉन्सेप्ट में किया गया। तो सवाल उठता है कि आवश्यकता थी भारत में प्लानिंग की, तो बड़ी गहन क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति उसी समय उस आधार पर बिलोंग करती है। सवाल उठता है कि ये जो टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग है, इस इकोनॉमिक प्लानिंग को आप किस प्रकार में विभाजित कर सकते हैं? क्या ये एक सिंगल सेगमेंट में काम करेगी, या समय के आधार पर चीजों के बदलने के साथ में इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बदलते जाएंगे? तो चलिए बात करते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्लान के बारे में। सबसे पहला प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ओवरऑल प्लानिंग। सब कुछ डिक्लाइन करेंगे भैया, एक एक चीज। जैसे आजकल अगर आप मकान घर बना रहे हैं और अगर आर्किटेक्ट के पास आप जाते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग देता है, ठीक है? वो प्लान देगा, प्लान के साथ में बनाना कैसे है वो बताएगा, वास्तु भी करके देगा, वास्तु के साथ कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, लाइट का स्विच कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, हर वो चीज इंक्लूड करके देगा उस प्लानिंग के अंदर। तो उस प्लानिंग को हम क्या नाम दे देते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। जहां पर कवल हो, ऐसी प्लानिंग को कॉम्प्रिहेंसिव कह देते हैं इकोनॉमी के सेंस में। तो कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या फिर इंटीग्रेटेड प्लान which cover the whole economy. Example, the 5-year plan. जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जिसमें हमने कृषि को भी देखा, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की, जिसमें हमने सर्विस सेक्टर के बारे में बात की, कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की बात की, हर वो एरिया को छुआ जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखता है कि हमने कैसा प्लान बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक जो है वो प्यार बनाया, जो प्लान, नॉट प्यार, सो प्लान बनाया। So comprehensive integrated plan, so cover whole economy. Example 5-year plan. So व्यापक एकीकृत योजना जो पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करती हो, जैसे आपकी पंचवर्षीय योजना। एक तो ये हो गया। सवाल आता है कि नहीं यार, हमको सारी चीजों के आधार पर नहीं जाना, तुम तो खाली हमको एक लेआउट दे दो कि हम कैसे आगे बढ़ना है। तो वो प्लान आपका किस में आएगा? पार्शियल प्लान में। आप सेक्टर स्पेसिफिक चाहते हो, आप चाहते हो मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर प्लान करना है, मुझे सिर्फ इंडस्ट्री प्लान करना है, वैसी योजनाएं जो है उसे पार्शियल प्लान कहते हैं, आंशिक योजनाएं कहते हैं। सो सेक्टोरल और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, जैसे किसी रिवर बेसिन पे प्लान बना लिया, पावर सेक्टर में प्लान कर लिया, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए प्लान कर लिया, वो प्लान आपकी क्या कहलाती है? पार्शियल प्लानिंग के नाम से जानी जाती है, जिसे हम आंशिक योजनाएं कहते हैं, क्षेत्रवार परियोजनाएं कहते हैं। ये भी आवश्यक होती है कई बार, जब किसी एक इस सेक्टर को जहां आगे ले जाना चाहते हो, जिसको आप अपने ग्रोथ इंजन का मुखिया बनाना चाहते हो, आप सेक्टोरल प्लानिंग पे भी जा सकते हो। कोई भी चीज गलत कभी नहीं होती, ये मैं पहले भी कहा कि देयर इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि किस आधार पर, किस परिदृश्य में उसे समझने की कोशिश करें। तो या तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे जाइए, या फिर आप किस में जा सकते हैं? पार्शियल प्लान। और इन्हीं में दो शब्द और निकल कर आते हैं बच्चा, एक आता है इंडिकेटिव प्लानिंग और दूसरा आता है मैंडेटरी प्लान्स। ठीक है, एक होता है आपका अनिवार्य या सांकेतिक इंडिकेटिव, और दूसरा अनिवार्य प्लान। जब कई बार योजना या निर्णय आपके घर में भी लिए जाते, डिसीजन लिए जाते, तो दो तरह की डिसीजन मेकिंग चलती है। एक होती है आपकी इंडिकेटिव और दूसरा होता है मैंडेटरी। ठीक है, कई बार आपने कुछ कोई काम आप कर रहे हो तो घर वालों ने बता दिया कि अच्छा ये वाला सफाई कर रहा है, ये वाला भी कर देना, तो वो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव कि तुम्हें बता दिया कि सांकेतिक कि तुम ये काम कर रहे हो, ये भी कर लीजिए। ठीक है, आपको किसी के कपड़े देखकर बता दिया कि यार ऐसे कपड़े बड़े गंदे लगते हैं, मतलब आपको संकेत दे दिया कि ऐसे नहीं पहनना है क्योंकि वो गंदे लगते हैं, या जो भी चीज ऐसा खाने पीने को लेकर, जमाने की हरकतों को लेकर क्या कर दिया जाता है, पहले संकेत दे दिए जाते हैं, तो वो इंडिकेट कर दिया जाता है, उसे इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। दूसरा होता है मैंडेटरी प्लान्स। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, जब लगे कि संकेतिक से काम नहीं हो रहा है तो फिर चीजें अनिवार्य रूप से आई जाती है, जब डिसीजन मेकिंग। तो योजनाओं में भी चीजें वैसी निकल कर आती है, योजनाओं में भी आप इन्हीं शब्दों को उपयोग कर सकते हो, इंडिकेटिव और मैंडेटरी। So India's plan combined a physical target and indicative guidance. Emphasis has changed over the time. ये तो चलो इसके आधार पर उन्होंने बता दिया, पर इस कॉन्सेप्ट को समझो
जब सेंटर जो है वो सिर्फ दिशा निर्देश अवेलेबल करवाए स्टेट को कि भैया आपको ये काम इधर भी ध्यान देना है, वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी सांकेतिक इंडिकेटिव प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पर आएगी। पर जब ये अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको ये सारे नॉर्म्स फॉलो करना ही है, तो वो आपकी कौन सी प्लानिंग का कैटेगरी बन जाएगा, जो मैंडेटरी प्लान वाला पार्ट होता है उस मैंडेटरी प्लान का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से प्लानिंग को हम अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां तो कोई क्वेरी मन में है तो बताइए। इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव, एक्चुअली एक बात समझिएगा, ये अलग अलग सेक्टर्स नहीं है, ये फॉर्म्स है, समझे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दो में से एक चूज करना है और आप हर बार एक ही चूज करके ले सकते हो, है ना। आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां कॉम्प्रिहेंसिव पे जाना पड़ेगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे आपको पार्शियल प्लान पे जाना पड़ेगा, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां आपको इंडिकेटिव प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ एरियाज ऐसे होंगे आपको मैंडेटरी प्लान करना होगा। आप हमेशा मैंडेटरी प्लान पे भी नहीं जा सकते, तो आप हमेशा इंडिकेटिव प्लान पे भी नहीं जा सकते, आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे भी नहीं जा सकते, तो आप हमेशा किसी भी प्लान पे पार्शियल प्लान पर भी नहीं जा सकते। तो ये चारों प्लान साथ साथ में चलते हैं, चारों योजनाएं जो हैं वो साथ साथ में चलती है कि आपको एक जो योजना उसको चूज करने का ऐसा संभव भी नहीं है कि हम हर बार एक ही पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये कभी भी संभव नहीं होता। तो वैसी चीजें यहां से निकल कर आती। आगे अगर बात कर ली जाए तो अगला जो पार्ट आपका आता है वो आता है द प्लानिंग प्रोसेस। किस तरह से प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और क्या क्या चीजें देखी जाती है। एज सच आपका अगर प्लानिंग प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो कुछ बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी होती है, प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है जो आपको जस्टिफाई करनी होती है। कई बार आपको सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना होता है कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। साथ में आपको यह देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास सिचुएशन क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है और बाकी सारी चीजें। तो आपको सारा फैक्टर जो है वो किस में लाना पड़ेगा, वो आपको प्लानिंग के अंदर लाना पड़ेगा। आप घर बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है ना कि आपके पास सबसे पहले जगह अवेलेबल हो, प्लॉट अवेलेबल हो। जो प्लॉट अवेलेबल हो उसमें सारी के सारे डायमेंशंस हो कि आप जो बनाना चाहते हो बन सके भी ना बन सके। फिर उसके लिए पैसा अवेलेबल हो जो आप चाहते हो। तो सारी चीजें का अवेलेबल होना वो बड़ा आवश्यक होता है। तो जब हम की एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करें तो कुछ चीजें निकल कर आती है। क्या क्या निकलती है, तो पहला आता है सिचुएशन एनालिसिस, रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट। सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण करो कि आपके पास संसाधन कितने हैं और बाधाएं कितनी है ना। ये सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आप ये देखो कि आपके पास प्लॉट एरिया कितना है और आप क्या नहीं कर सकते। कुछ एरियाज में है कि आप फोर्थ फ्लोर पे नहीं जा सकते, या चौथे वाले तक हाइट नहीं रख सकते, आप आगे वाला एरिया घेर नहीं सकते, आपको पीछे इतनी जगह छोड़नी है। तो वैसे आदर्श जो स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको सिचुएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसे आप पहले पॉइंट पे रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये रखिएगा कि आपके गोल क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और टारगेट्स क्या है। तो आपको राष्ट्रीय, अगर मैं स्थिति पे देखूं तो आपको राष्ट्रीय प्राथमिकताएं देखनी पड़ेगी और आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ना आपकी क्या आवश्यकताएं। घर बनाने में आप ये चाहते हैं कि कितने बेडरूम्स चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि लोग 4 हैं और कमरे 8 बना लिए तो भी उसका कोई मतलब नहीं। और वही बात होगी कि जोड़े 8 और कमरे 2 बनाए तो भी दिक्कत है। तो सारी कहानी क्या है, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके गोल सेटिंग। थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है वो होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पब्लिक सेविंग्स, टैक्सेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन सबको निकालना। अगर मैं स्टेट के सेंस में बात करूं तो संसाधन को जुटाना, जैसे सार्वजनिक बचत को जुटाना, कराधन को जुटाना, सार्वजनिक निवेश को एक्सपांड करना, ये सारा पार्ट किस में आता है, आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनता है। आपके पास रिसोर्स क्या, पैसा आएगा कहां से, क्या लोन लोगे तो लोन कब तक मिलेगा, सारी चीजों का डिफाइन करना उसमें आता है। अगला जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लानिंग का की एलिमेंट आता है वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, मतलब सेक्टोरल एलोकेशन एंड पब्लिक सेक्टर रोल। आप किस एरिया में कितना पैसा डालना चाहते हैं, आपका निवेश कार्यक्रम क्या रहेगा। जैसे यहां पर भी आपको मकान बनाने में इंटीरियर पर कितना खर्चा करोगे भैया, एक्सटीरियर पर कितना खर्चा करोगे, सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो इसमें आता है। लास्ट आपका आता है किसी भी प्लान के सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और वो है मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड रिवीजन, मिड कोर्स करेक्शन, निगरानी, समीक्षा और संशोधन, और मध्यावधि सुधार। क्योंकि कई बार जब हम शुरुआत करते हैं तब तो हमें लगता है कि हमने जो बात की वो सारी सही है, परंतु जब हम ऑन द प्लान ऑफ एक्शन होते हैं
तो समय के साथ हमको लगता है कि यार जितनी चीजें हमने सोची थी उनमें से कई सारी चीजें बनाना इम्पॉसिबल है, या फिर कई बोलते हैं कि यार इसकी जगह हम ये डायरेक्शन बदल के किसी नए तरीके को अपनाएंगे तो वो और ज्यादा बेटर हो सकता है। ऐसे एग्जीक्यूशन के समय हमें कई सारी डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो डायमेंशंस पता चलती है किसी भी गोल को लेकर, किसी भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेकर। तो जब प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो इन प्लानिंग में इन डिफरेंट 5 एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है हम एक बेटर जो या इकोनॉमी है उसको ड्राफ्ट कर पाए। ये हम पढ़ डेफिनेटली इसको इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के आधार पर है, परंतु इकोनॉमिक प्लानिंग हो या फिर इंडिविजुअल प्लानिंग, हर सेगमेंट की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। और ये जो की एलिमेंट के बारे में हमने बात किया, ये की एलिमेंट इन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताता है। क्योंकि बार बार चीजों का फेलियर होना आपको कई सारे लॉसेस जो है वो झेलना पड़ते हैं। जैसे रिसेंटली अपन बात करते हैं कि हम लोगों ने नेचर पर ज्यादा ध्यान शुरुआती समय में नहीं दिया, ठीक है। जब हमने नेचर पर ध्यान नहीं दिया तो आज क्या करना पड़ा, आज हमें हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस नेचर कन्वर्जन पर लगाना पड़ा, ठीक है। हम जब हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं तो हम हिंदुइज्म में कहते हैं कि हमने प्रकृति को पूजा। हम में से ही तो व्यक्ति थे जिन्होंने पेड़ को नमन किया, क्योंकि उन्होंने पेड़ की आवश्यकता को समझा था कि वो ट्री रिक्वायर्ड क्यों है। हम में से तो लोग थे, हम ही तो लोग हैं जो नदी को पूजते हैं, पर हमने पूजा पाठ का तरीका बदल दिया, जबकि वास्तविकता में नदी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि हमने समझा कि नदी माँ के बराबर है, हमने नदी को माँ कहा। माँ कहने के पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि जिस तरह से एक माँ का एक व्यक्ति, एक पुत्र या पुत्री के जीवन में अमूल्य योगदान होता है, वैसे एक रिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सिविलाइजेशन। तो हमने उसको बचाकर रखना था, उसे प्योर रखना था। हम बाद में उसी में कचरा फेंकने लगे, उसी में सब कुछ करने लगे, उसे नाला कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें पता चलने लगा कि नहीं भैया, ये रिवर जो है इसे हमने जो पॉल्यूट कर दिया, इसे बचाना काफी आवश्यक था। वर्तमान में हम सिटीज में देखते हैं ना कि न सिवेज लाइन ढंग से बनी हुई है, न रोड ढंग से बना हुआ है, नहीं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। तो होता क्या है, बारिश हुई नहीं कि पूरी रोड पर नालों का पानी आ जाता है और कईयों के तो घरों में पानी भर जाता है। जब आपको पता है कि कोई नदी का रिवर बेड है, उस रिवर बेड पर नदी जब बारिश में बाढ़ आएगी तो निचले हिस्से में पानी घुसेगा। आपको शायद उससे दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हिमालयन एरिया में लैंडस्लाइड कोई नई बात नहीं, ये सालों से होता आ रहा है। तो अगर लैंडस्लाइड होता है, ऐसा क्लाउड बर्स्ट होता है, तो शायद हमें नदी के वो रीजन्स छोड़ देने चाहिए थे जहां पर आपका डिस्ट्रक्शन की समस्याएं ज्यादा थी। क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में जितना भी डिस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे हो, ये सब एंथ्रोपोजेनिक डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक मतलब हमारा मानव निर्मित, जहां हमने बोला कि नहीं भैया कल को पानी आएगा और हमको क्या करके ले जाएगा, डिस्प्यूट करके ले जाएगा। हमारे उज्जैन में एक दुखद घटना अभी हुई कि अनंत चतुर्थी के दिन जिस दिन गणेश जी को विसर्जन किया जा रहा था, उस दिन शिप्रा नदी के ऊपर एक पुल से एक कार निकल रही थी जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी थे। वो कार नदी में गिर गई, ठीक है। सवाल उठता है कि क्या इस ब्रिज के ऊपर रेलिंग नहीं थी? क्योंकि अगर रेलिंग होती तो वो कार टकरा के रुक जाती और वो अंदर नहीं गिरती। वो 3 लोग जो अधिकारी उसमें मारे गए, एक कोई पुलिस में टीआई था, थाना इंचार्ज था, एक कोई सब इंस्पेक्टर की पोजीशन पे था, एक कांस्टेबल की पोजीशन पे, तो शायद उनकी जांच बच सकती थी। तो पॉइंट आता है कि नहीं, वो तो था, परंतु जो बाढ़ नियंत्रण एस्पेक्ट होता उस आधार पर हमने क्या कर दिया, यहां से रेलिंग को हटा दिया। तो आपने बाढ़ के कुछ मेजर्स को रखते हुए रेलिंग का नुकसान न हो जाए इसलिए आपने उसे हटा लिया, परंतु क्या आपने प्रॉपर लाइटिंग से लेकर बाकी जो व्यवस्था यहाँ करनी थी वो की कि सामने वाला व्यक्ति जो कार लेकर आ रहा है वो सही से समझ पाए? आपने नहीं की। लॉस क्या हुआ? लॉस ये हुआ कि 3 लोग अधिकारी अपनी जान गंवा बैठे। ऐसा एक जगह नहीं। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये प्लानिंग का ही तो हिस्सा है। आपको बार बार सड़क खोदनी पड़ रही है, ये सब किसका हिस्सा है? प्लानिंग का हिस्सा था। आपकी प्लानिंग बताती है कि आप किस तरह से चीजों को आगे बढ़ रहे हो। अब नहीं करी तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेचर कन्वर्सेशन पे जा रहे हैं। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, तो रिवर्स को पुनः साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड जो है वो अलॉट कर रहे हैं। और निश्चित अगर हम पहले सुधर जाते, अगर हम पहले इनिशिएटिव्स ले लेते, पहले मेजर्स ले लेते, तो इस बात में इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ज्यादा पैसा आपको नदियों को सुधारने में लगाना ही नहीं पड़ता, आपकी नदियां खराब नहीं होती। तो प्लानिंग प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन ऑल द डायमेंशंस ऑफ द थिंग। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो था हमारा वो किसका था? इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो ये वाला लेक्चर इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएंगे। ये हमने कवर किया रमेश सिंह का जो इंडियन इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट का लेक्चर 5th है, उसके आधार पर। अगला जो पार्ट हमारा आएगा वो आएगा प्लानिंग इन इंडिया को लेकर, कि भारत में किस तरह से हम प्लान को लेकर आगे बढ़े और किस तरह से हमने प्लानिंग की।
ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना कवर कीजिए, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विथ आपको साथ में क्या करना है, 2-3 चीजें आप साथ साथ में करते चलिए। पहला, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमी में साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पे फोकस करना शुरू कीजिए और न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज़ है उन पर थोड़ा सा फोकस लगाइए। मैं फिर कहता हूं, हम जो पढ़ाते हैं वो कभी फाइनाइट नहीं होता, वो गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया था फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब फोर्थ हो गई। हमने किसी और को आरबीआई गवर्नर पढ़ाया, अब आरबीआई गवर्नर बदल गया, तो हर बार चीजें बदल जाती है। हमने जीएसटी पढ़ाया था, जीएसटी को हमने जिस तरह से पढ़ाया, अलग अलग टैक्स स्लैब पढ़ाया, अब सब बदल गया, तो नया जीएसटी आ गया। तो क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में कि वास्तविकता में चीजें क्या कह रही है। तो आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर कीजिए, नोट्स पढ़िए, साथ ही साथ हर टॉपिक से जुड़े एमसीक्यू लगाइए और आप इसके ऊपर आंसर राइटिंग करना जो है वो भी शुरू कीजिए, कोई भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा क्वेश्चन लेके। ठीक है, साथ में आप करंट अफेयर तो फॉलो कर ही रहे। करंट अफेयर में अभी भी इस समय में कुछ मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन आने की संभावना है बड़ी अच्छी, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप करंट अफेयर जब लगातार फॉलो कर रहे तो आंसर्स को भी लिखने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।